वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मूवी हम आपके लिए चुन कर लेकर आए हैं एक 5 स्टार रेटिंग वाली वर्ड मूवी है। किसी भी हाल में प्लीज मिस मत कीजिएगा, इसको क्लाइमैक्स तक जरूर देखिए क्योंकि ये मूवी आज आपको अलग लेवल पर प्रभावित करने वाली है। यूजुअली दादी या नानी अपने पोता पोतियों को बहुत लाड प्यार देती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अपनी नानी की ऐसी देखभाल करती है ना जैसे वो उसकी नानी नहीं बल्कि उसकी बेटी हो। एक बच्ची और उसकी नानी के बीच के प्यार, तकरार, स्ट्रगल, खुशी, गम, इन सब को समेट कर बनी है दोस्तों ये मूवी। जीवन से भरी इस कहानी को हमने अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। आप सिर्फ ये इंट्रो सुनकर मत चले जाना कि नानी और पोती का प्यार दिखा रहे हैं। दोस्तों ये मूवी बहुत कुछ कहेगी, बस आप इंतजार कीजिए। तो आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई कोरियन इमोशनल ड्रामा मूवी जिसका नाम है अ लिटिल प्रिंसेस। और आप वीडियो को एंड तक देखिए यार, क्योंकि आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको फील भी लेना है और पूरा फील देंगे हम आपको। मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। असल में ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और अपने फोटो एग्जीबिशन में जाने के लिए तैयार हो रही है। आखिर में वो एक व्हाइट कलर का स्टोन निकाल कर उसे पहन लेती है। यहाँ पे कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है गोंगसू। उसके हाथ में एक पोटली और पेट पर एक छोटी बेबी है दोस्तों, जो कि गोंगसू की बहन है। गोंगसू अपनी नानी का घर ढूंढ रही है दोस्तों, और उसके साथ है एक अंकल जो उसका नानी का घर जानता है दोस्तों। सड़क के एक तरफ एक छोटी दुकान होती है जहाँ पर एक औरत बैठी होती है। ये असल में इस अंकल की माँ है। वो पूछती है क्या हुआ रे, ये बच्ची कौन है। अंकल कहते हैं आपकी जो फ्रेंड है ना वो इस बच्ची की नानी है। ओहो अच्छा, उनकी बेटी तो सिंगर बनने के लिए घर छोड़कर भाग गई थी, ये उसी की बेटी है क्या। दोस्तों अपनी माँ की बुराई सुनकर गोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो आगे चली जाती है वहाँ से। फिर अंकल उसे नानी के घर लेकर जाता है और कहता है नानी काम पर गई है, जल्दी लौट आएंगी, तब तक एक काम करो तुम अंदर बैठ जाओ। गोंगसू भी अंदर जाती है दोस्तों। काम के बाद नानी घर आकर गोंगसू के पास बैठती है और पूछती है बेटा तुम कौन हो। गोंगसू की आंख लग चुकी थी और वो चौंक कर उठती है और तुरंत अपनी पोटली उठाकर सीने से लगा लेती है। नानी को शक होता है और पूछती है कि सच बताओ इसमें क्या है, कहीं चोरी करके आई हो क्या तुम। गोंगसू कहती है नहीं, पर दोस्तों नानी उसे पकड़कर पोटली खींचना चाहती है पर गोंगसू देना नहीं चाहती। इसी खींचातानी में पोटली गिर जाती है और उसके अंदर का बर्तन टूट जाता है दोस्तों। असल में ये गोंगसू की माँ की अस्थि है। गोंगसू रोते हुए कहती है कि मेरी माँ का नाम किम था। ओह, ये सुनकर नानी सुन हो जाती क्योंकि उनकी बेटी का नाम किम है। शायद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये उनकी बेटी की बेटियां हैं। अब अपनी पोतियों को देखकर नानी बड़ी खुश होती है, लेकिन दोस्तों उनको दुख भी होता है कि उनकी बेटी जिंदा नहीं रही। गोंगसू पूछती है क्या आप हम दोनों को यहाँ रहने देंगी नानी। नानी कहती है मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन एक के बजाय देखो भगवान ने मुझे 2 बेटियां भेज दी हैं। तुम दोनों यहीं पर रहोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तुम्हारा नाम क्या है वैसे। मेरा नाम गोंगसू है और बेबी का नाम जीना। तुम्हें पता है बेटा गोंगसू का मतलब क्या होता है। प्रिंसेस, तुम भी मेरे लिए प्रिंसेस हो। ये कहकर दोस्तों नानी खाना बनाने के लिए जाती है। गोंगसू कहती है पर नानी अभी तो शाम हुई है, अभी से खाना बनाने की क्या जरूरत है। बेटा इसीलिए नानी बूढ़ी हो गई है और बहुत धीरे धीरे काम करती है ना, अभी शुरू करूंगी तो तब रात तक जाकर खाना पकेगा। नानी तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे बेटा नहीं नहीं, तुम बस जीना का ख्याल रखो, अपनी बहन का ख्याल रखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। दोस्तों यहाँ पर मूवी का टाइटल अ लिटिल प्रिंसेस डालकर ये मूवी बढ़ती है आगे। अब नानी गोंगसू को एक स्कूल में भर्ती करवाती है जहाँ पहले दिन वो टीचर के साथ गिरते हुए ग्लोब को बचा लेती है, जिसको देखकर सारे बच्चे उसकी खूब तारीफ भी करते हैं। फिर वो अपना इंट्रो देती है कि मैं गाँव के स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ हमेशा फर्स्ट आती थी। दोस्तों इसी बीच क्लास का एक गोल मटोल क्यूट लड़का जिसका नाम यूराम है, वो गोंगसू को देखकर हंसना बंद ही नहीं करता क्योंकि उसे गोंगसू पसंद आ जाती है। वो कहता है टीचर मेरे पास वाली सीट खाली है, गोंगसू को यहाँ पर बिठाइए ना। जैसे गोंगसू यूराम के पास बैठती है दोस्तों तो सुखी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो यूराम को पसंद करती थी। तो लंच ब्रेक में वो एक लकड़ी आड़े डालकर गोंगसू को गिरा देती है और कहती है सुनो, यूराम से ज्यादा हंसकर बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई थी ना, तो तुम भी कहीं भाग जाओ। दोस्तों माँ के बारे में सुनकर गोंगसू गुस्से में अपने सर से उसकी नाक पे टकरार मारती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर यूराम अंदर से बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मुझे अब गोंगसू और अच्छी लगने लग गई है। घर पर दोस्तों गोंगसू नानी की खूब मदद करती है। जिना ने जो कपड़े गीले कर दिए थे उन्हें गोंगसू धोने जाती है तो नानी कहती बेटा हम जीना के लिए डायपर खरीद लेंगे।
फिर तुम्हें कपड़े के डायपर्स धोने नहीं पड़ेंगे, उन कपड़ों को फेंक दो, एक काम करो। इसके बाद वो सुपरमार्केट जाती हैं, लेकिन डायपर्स खरीदने के पैसे नहीं होते दोस्तों नानी के पास। हर बड़े पैक पर एक छोटा डायपर पैकेट चिपकाया होता है जो कि फ्री है। अब देखिए दोस्तों, नानी अपनी शातिरी दिखाती है और सारे फ्री डायपर्स को निकालकर एक बड़े पैकेट में छिपाकर बिलिंग काउंटर पर लेकर आ जाती है। कैशियर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन शायद उनकी उम्र का लिहाज करके वो कुछ नहीं कहती और सिर्फ एक बड़े पैकेट का बिल बनाकर उन्हें दे देती है। अब उसे बाहर ले जाकर नानी सारे फ्री पैकेट्स को निकालकर उस बड़े पैक को सुपरमार्केट में लौटाते हुए कहती है, देखिए मुझे ये पसंद नहीं आया। और इस तरह दोस्तों नानी फ्री सैंपल्स भी ले लेती है और उस बड़े पैकेट के पैसे भी वापस ले लेती है। बिना एक पैसे खर्च किए नानी जिना के सारे डायपर्स उठा लाई है, बताओ। असल में गोंगसू की नानी ना प्लेटफॉर्म पर एक छोटी दुकान लगाकर वहाँ पर कंघी, रुमाल वगैरह बेचा करती है, पर धंधा बहुत ही मंदा चल रहा होता है। कुछ दूर पर अंकल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, गोंगसू की टीचर है दोस्तों। अरे अंकल में दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? अंकल वही है जो गोंगसू को नानी के घर पर लेकर आया था। टीचर भी उसको डांट कर चली जाती है कि बदतमीज कहीं के। नानी भी पूछती है कि क्या हुआ, तेरी अमर प्रेम कथा फेल हो गई क्या? वो भी कहता है, नहीं नानी, अभी तो मैं और कोशिश करूंगा, पर आप माँ को मत बताना प्लीज। बेटा अगर मेरा धंधा अच्छा चलेगा तो मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। इस तरह दोस्तों ब्लैकमेल करके नानी अपनी सारी चीजें अंकल को ही बेच देती हैं। पर वो साथ ही साथ पूछता है कि नानी मुझे प्रपोज करने का कोई आइडिया तो दो। नानी भी सलाह देती है कि बेटा मेरी दुकान के इस रुमाल पर तुम कोई अच्छी सी कविता लिख दो और उसे दे देना। इस तरह दोस्तों नानी उसको बेच देती है सामान और फिर अंकल से मिले हुए पैसों से नानी जिना के लिए ढेर सारे डायपर्स पैकेट्स खरीद कर घर में लेकर आ जाती है। नानी कोई स्वेटर बुन रही होती है तो गोंगसू उनकी मदद करती है। उसके सर पे एक धागा चिपका होता है जिसे नानी निकालती है तो अचानक गोंगसू घबरा कर कहती है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे कभी नहीं मारती थी। लेकिन दोस्तों उसकी बात सुनते ही नानी समझ जाती है कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी, क्योंकि दोस्तों गोंगसू अपनी नानी के सामने अपनी माँ की बुराई नहीं करना चाहती, जबकि नानी को तो पता है कि उनकी बेटी कैसी रही होगी। इसीलिए नानी को पता चल जाता है कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी। जिना बहुत रोती है तो गोंगसू उसके पास जाकर उसको लोरी सुनाकर सुला देती है। अब अगले दिन की बात है, गोंगसू स्कूल जा रही होती है तो अंकल उसे रुमाल देकर कहता है कि बेटा इसे तुम अपनी टीचर को दे देना, पर हाँ तुम इसे मत खोलना, ओके? ये कहकर अंकल तो चला जाता है, पर गोंगसू उसको देखने के लिए बड़ी उतावली होती है और खोलकर देख लेती है दोस्तों। और जैसा नानी ने कहा था उसमें अंकल ने एक कविता लिखी होती है। इस कविता को तो भाई साहित्य का पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ आप भी सुनिए इस प्रेम कविता को जो हास्य कविता ज्यादा लगती है। तो अर्ज किया है, जिस पल में मैंने तुम्हें देखा उस पल में मेरे दिल में फूल खिला, जिस दिल में तुम रहती हो उसमें इस फूल की क्या मजाल जो खिल गया। ये सोचकर मैं उसे तोड़ने गया लेकिन तोड़ नहीं पाया। बताओ क्यों? क्योंकि वो फूल फूल नहीं मेरी जान, तुम थी तुम। वाह दोस्तों, इस बचकानी कविता को पढ़कर गोंगसू भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। आपको भी ऐसी कविता कोई सोचती हो तो कमेंट्स में लिख डाली है। गोंगसू भी दोस्तों टीचर को रुमाल देती है और कविता को पढ़कर टीचर को बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी घटिया कविता लिखी है, इससे मैं शादी करूं है। घर लौटते वक्त गोंगसू और यूराम देखते हैं कि स्कूल की दीवार पर कई फोटोज चिपके हुए हैं। गोंगसू कहती है, यार मुझे भी ऐसी फोटोज क्लिक करवाने का शौक है। ये दोस्तों बात कर ही रहे होते हैं कि इनको देखकर सूखी गर्म हो जाती है तो उसकी दो सेविकाएं उसको हवा देती है। दूसरी ओर दोस्तों नानी काम के बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर पैसे दांव पर लगाकर कोई गैम्बलिंग खेलने जाती है। ये मॉडर्न नानी लगती है कोई। उनकी एक फ्रेंड दोस्तों टैटू आर्टिस्ट है और उन्हीं के साथ नानी की लड़ाई भी होती है, मतलब मजाक मजाक में, वैसे नहीं। तब वहाँ पर गोंगसू आ जाती है और कहती है, ये क्या कर रही है नानी आप, चलिए घर। वो नानी को जरा डांटी देती है कि अरे आपकी फ्रेंड सिगरेट पीती हैं, अरे सिगरेट आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपके लिए क्या किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये आप जानती नहीं हो क्या? सॉरी बेटा गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। इतने में दोस्तों यूराम की माँ वहाँ पर आ जाती है जिनका एक और छोटा बच्चा होता है। वो उसे दूध देती है तो जिना के लिए भी वो अपना दूध थोड़ा निकाल कर दे देती हैं दोस्तों। साथ ही वो बताती हैं कि पास के एक हॉस्पिटल में बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के तो हमेशा पैसे लगते हैं ना। अरे नहीं नहीं, उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के छोटे बच्चे को बीमारी हो गई थी और शायद बेचारा चल बसा। अब वो सभी बच्चों को उस बीमारी से बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन लगा रहा है। तुम भी एक काम करना बेटा, जिना को लेकर वहाँ पर चले जाना। इसके बाद दोस्तों गोंगसू और नानी एक बार फिर सुपरमार्केट से अपनी उसी पुराने मेथड से फ्री डायपर सैंपल्स निकालने लग जाती है, लेकिन इस बार स्टोर मैनेजर उनको पकड़ लेता है। अच्छा, तो अब पता चला कि सारी फ्री सैंपल्स गायब कैसे हो जाते हैं। बड़ा पैकेट खरीदने वालों को छोटा पैकेट फ्री में मिलता है नानी, उन्हें इस तरह चुराने का क्या मतलब है? पर बेटा उस पर तो लिखा है ना फ्री, तो तुम लोग फ्री में क्यों नहीं दे देते? अरे नहीं नहीं नानी जी, ऐसा नहीं चलेगा। नानी तो दोस्तों इस पर उसके पैर पकड़ लेती है कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो, एक बूढ़ी औरत को बेइज्जत मत करो यहाँ पर। असल में यहाँ स्टोर मैनेजर की बेइज्जती हो रही थी दोस्तों, क्योंकि सब उसे देख रहे थे।
वो कहता है कि अरे नानी पैर छोड़िए, मैं तो यूं ही आपको वार्न कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज पैर छोड़िए पहले। नानी भी इसी बहाने फ्री पैकेट्स लेकर दोस्तों निकल जाती है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर बताती है कि बच्चों फैमिली के बारे में एक निबंध लिखिए और अगले हफ्ते लेकर आना होगा तुम्हें ये। क्लास के बाद गोंगजू उस टॉपिक के बारे में बहुत सोच रही होती है तो सुखी कहती है मुझे पता है तुम और तुम्हारी नानी मिलकर सुपरमार्केट में डायपर चोरी करती हो हैं? अब देखो मैं सबको बता दूंगी। लेकिन दोस्तों गोंगजू कहती है कि अरे तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। सुखी कहती है कुछ नहीं करना तुम्हें, वो यूराम है ना बस, वो मुझे देखता भी नहीं है, तो तुम किसी तरह उसे मेरे साथ खाना खाने के लिए लेकर आ जाओ बस। गोंगजू भी दोस्तों यूराम से बात करती है तो वो तो कहता है कि देखो गोंगजू, तुम मुझे मरने को बोलो मैं मरने को तैयार हूँ, पर उसके साथ बैठकर खाना खाने को मत बोलो प्लीज। यार तू समझता क्यों नहीं, अगर तू ये नहीं करेगा तो वो पूरे स्कूल में मेरे और नानी के बारे में ढिंडोरा पीट देगी कि हम डायपर्स चोरी करते हैं। अरे ठीक है यार तुम्हारे लिए, सिर्फ हाँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं ये। अगले सीन में दोस्तों यूराम सुखी के साथ बैठकर खाना खाने लग जाता है, पर वो तो कहती है मैं बहुत कम खाती हूँ, लो ये सब तुम ही खा लो। यूराम भी सोच लेता है कि इसकी बॉडी देखकर तो लगता नहीं कि ये कम खाती होगी, घोड़े का बच्चा निकल जाती होगी। इस तरह वो गुस्से में खुद खाना खाने लग जाता है। पर सुखी दोस्तों अपने कैमरा पर अपनी और यूराम की फोटोज क्लिक करती है। अब कैमरे को देखते होता यह है कि यूराम को गोंगजू की याद आ जाती है, क्योंकि वो फोटोज क्लिक करना चाहती थी ना। उसने उस दिन कहा था ना जब वॉल पे उसने फोटोज देखी कि यार मुझे भी खिंचानी थी, तो यूराम कहता है कि तुम मुझे अपना कैमरा दोगी क्या थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। अब दोस्तों वो बड़ी खुश हो जाती है कि ये मुझसे कुछ काम मांग रहा है, मतलब मुझसे इम्प्रेस हो रहा है। वो भी कहती है हाँ तुम रख लो, जो जब मन करे तब लौटा देना। एंड दोस्तों वो भी कैमरा ले लेता है और सुखी को थैंक करके चला जाता है। फिर जब गोंगजू नानी के पास आती है तो वो अपनी दुकान पे होती हैं और उन्होंने दोस्तों कुछ खाया नहीं होता, क्योंकि एक भी चीज अभी तक बिकी नहीं होती है। साथ ही गोंगजू का पेट भी आवाज करने लग जाता है, क्योंकि उसने भी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ जीना को थोड़ा दूध दिया था नानी ने। पैसे भी बहुत कम है नानी के पास अब। तो उनके पास ही में एक रोल्स की दुकान होती है, सारे रोल्स बिक चुके होते हैं, सिर्फ 3 बाकी रह जाते हैं। नानी कहती कि बेटा शाम हो चुकी है, अगर ये रोल्स नहीं बिके ना तो वो हमें आधे दाम पे दे देगी, तुम बस प्रार्थना करो कि उन्हें कोई खरीद ना ले। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से 2 रोल्स तो बिक जाते हैं और सिर्फ एक बचा होता है, उससे आधे दाम पर खरीद कर नानी और गोंगसू बांट कर खा लेती हैं। बहुत भूखी होती हैं दोनों। घर आने के बाद दोनों के पेट में दर्द होने लग जाता है। नानी तो टॉयलेट जाना चाहती है, पर वहाँ पहले से गोंगसू बैठी होती है। जल्दी आजा बेटा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं उस रोल वाली ने क्या खिला दिया आज, कल देखो मैं उसकी कैसी खबर लेती हूँ। आखिरकार दोस्तों गोंगसू बाहर आ जाती है तो नानी जल्दी से अंदर घुस जाती है। अच्छा अब आपको बताऊं तो कल गोंगसू की जिम क्लास है जिसके लिए उसको ड्रेस चाहिए, पर वो जानती है कि नानी के पास तो ड्रेस के पैसे है नहीं, इसलिए बेचारी पूछ भी नहीं पाती। दोस्तों अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपको अपनी नानी या दादी की याद दिलाता हो, वीडियो को लाइक कर देना बाद में, अभी नहीं। वहाँ यूराम पेट भर के आइसक्रीम खा रहा होता है। उसकी माँ उसको डांटती कि बेटा कितनी आइसक्रीम खाएगा, मोटा हो जाएगा क्या। वो देखो दोस्तों वो कहता है कि हाँ मैं मोटा हो जाऊंगा पापा की तरह, उसमें दिक्कत क्या है, फिर मैं गोंगजू से शादी कर लूंगा, ये तो बढ़िया है। उसकी माँ भी दोस्तों उसकी जान के पीछे पड़ जाती है कि इस उम्र में शादी की पड़ी हुई है तेरे को। चलिए दोस्तों अब उसके पापा को दिखाते हैं। तो ये है उसके पापा जिनका मीट शॉप है। जाते जाते यूराम एक मीट पैकेट उठा ले जाता है और कहता है मैं पापा इसे गोंगजू को देने चाह रहा हूँ। असल में दोस्तों यूराम के पेरेंट्स गोंगजू की नानी को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो खुद मीट पैकेट नानी को देने वाले थे, लेकिन अपना हीरो गोंगजू को इम्प्रेस करने के लिए उसे खुद उसके घर लेकर आ गया है। अगले दिन गोंगजू कैमरे से यूराम की फोटोज खींचती है और हीरो एकदम स्मार्टली पोज देने लग जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कैमरे से इतना प्यार क्यों है वैसे। तो वो कहती है क्योंकि इसमें ले गए फोटोज झूठ नहीं बोलते, तुम खूबसूरत हो नहीं हो, अच्छे हो या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही दिखाता है जो तुम सच में हो। फिर क्या था दोस्तों, गोंगजू सारे फोटोज को स्कूल लेकर जाती है, जिनको देखकर यूराम उसकी तारीफ पे तारीफ करके थकता नहीं है। लेकिन सुखी आग बबूला हो जाती है कि अबे मैंने कैमरा दिया था तुझे और तू उसको देखकर उसकी फोटोज की तारीफ भी कर रहा है, और वो भी बिंदास मेरे सामने। फिर दोस्तों जिम क्लास का टाइम हो जाता है और सारे बच्चे अपना ड्रेस चेंज करके जाने लग जाते हैं। क्लास में सिर्फ गोंगजू होती है क्योंकि उसके पास जिम का ड्रेस नहीं है। एक टेबल पर वो किसी दूसरे बच्चे का पर्स देखती है और वो उसको उठाकर रख लेती है क्योंकि उसमें पैसे होते हैं दोस्तों। फिर जब उस लड़की को पता चलता है कि पर्स चोरी हो गया है तो वो टीचर को बताती है। उस लड़की की माँ तो दोस्तों स्कूल आ जाती है और कहती है कि चोर का पता लगाइए, उसके बगैर मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। सभी को दोस्तों गोंगसू पर शक होता है क्योंकि जब सभी जिम क्लास गए थे ना, सिर्फ गोंगसू क्लास में थी। फिर क्या था, टीचर नानी को बुला भेजती है और इस वक्त तो पर्स गोंगसू के बैग में ही होता है, लेकिन अभी तक किसी ने उसका बैग चेक नहीं किया। नानी भी कहती है उससे बेटा तुम बाहर जाओ, मैं बात करती हूँ यहाँ पर। तो वो शांत होकर उस स्टूडेंट की माँ से कहती है मेरी गोंगसू ऐसा कभी नहीं करेगी, आपकी बेटी ने कहीं और रख दिया होगा पर्स को, आप वहाँ ढूंढिए ना इधर उधर। लेकिन दोस्तों वो तो कहती है कि अरे मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी बेटी न जाने कहाँ भाग गई थी और तुम तो ठहरी 1 नंबर की चोर, और ऊपर से इस बच्ची को पता नहीं कहाँ से उठा कर लेकर आ गई हो। क्या ये सच में तुम्हारी पोती है, इसकी गारंटी क्या है। नानी को दोस्तों बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो मेरी पोती है, मेरा ही खून है, समझी।
बाहर बैठी गोंगसू बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या कर दिया मैंने। नानी तो दोस्तों उस औरत के बाल पकड़कर लड़ना शुरू कर देती है, पर इतने में यूराम वहाँ पर्स लेकर भागा चलाता है और कहता है कि गोंगसू ने इसको नहीं छुपाया, ये बस ग्राउंड में पड़ा हुआ था। जब हम छुपा छुपी खेल रहे थे तो शायद आपकी बेटी के हाथ से गिर गया होगा। ओह, इस तरह दोस्तों फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर पता है क्या हुआ था? असल में यूराम ने गोंगसू के बैग से ही ये पर्स निकाला था, लेकिन उसने गोंगसू को फंसाया नहीं बल्कि उसे बचा लिया। इसी बीच जिना को अंकल ने अपनी पीठ पर टांग रखा होता है दोस्तों। टीचर भी ये देख रही होती है। नानी को घर ड्रॉप करके अंकल टीचर से मिलने आता है और कहता है, टीचर जी पहले भी मैं आपको एक कविता दे चुका हूँ और मैं दूसरी बार भी लिख रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए। टीचर भी घबरा कर कहती है, नहीं नहीं नहीं, आइंदा से कोई कविता मत लिखना प्लीज, उसे पढ़कर तो मेरा सर में दर्द हो जाता है। एक काम करते हैं, आज शाम को कहीं बाहर मिलते हैं, तब बात करेंगे। इस तरह वो धीमा सा ग्रीन सिग्नल दे देती है दोस्तों अंकल को। यहाँ यूराम गोंगसू से मिलने उसके घर आ जाता है तो वो पूछती है, तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया कि वो पर्स मैंने चुराया था? पता है वो क्या कहता है? अरे क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए। लेकिन एक बात बताओ, तुमने वो पर्स निकाला क्यों था? जिम ड्रेस खरीदने के लिए क्या? नहीं, उसके लिए नहीं। एक्चुअली नानी की नजर कमजोर हो गई है, अगर चलते चलते वो कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी। उनके लिए एक चश्मा खरीदना था मुझे, इसलिए मैंने चुराया। दोस्तों तब यूराम उसकी एक फोटो क्लिक करके कहता है, तुम कहती थी ना कि फोटो झूठ नहीं बोलता, ये लो, अब तुम भी अपनी फोटो की तरह कभी झूठ मत बोलना। शाम को अंकल और टीचर एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दिल की बातें करते हैं। यहाँ गोंगसू और नानी बैठकर दोस्तों नानी का फेवरेट सीरियल देख रहे होते हैं। अचानक टीवी बंद हो जाता है, लगता है कोई खराबी आ गई उसमें। टीवी के बिना तो नानी बहुत बोर हो जाती है दोस्तों। दोनों मिलकर अब एक गेम खेलती हैं। गोंगसू कहती, नानी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, अगर आप वो सीक्रेट पहले से नहीं जानती हो तो समझ जाओ मैं जीत गई, और अगर आप पहले से जानती हो तो आप जीत गई। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ा मजेदार लगता है, चलो तुम ही शुरू करो। तो गोंगसू कहती है, आपने जिना के कपड़े के डायपर फेंक देने को कहा था, लेकिन मैंने उन्हें धोकर एकदम साफ करके संभाल कर रखा। नटखट लड़की, ये तो मुझे पता ही नहीं था, चलो इस राउंड में तुम विनर हो। अब नानी कहती है, ये जब सीरियल चल रहा था ना तब मैंने बीच में 2 बार गैस बम फोड़ा, तुम्हें पता भी नहीं चला ना। इस पर दोस्तों दोनों हंसकर पागल हो जाती है। नानी मैंने 2 दिन से अपना पैर नहीं धोया। बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने 4 दिन से अपने बाल ही नहीं धोए। इस पर दोस्तों फिर दोनों ठाका मार मार कर हंसती है, बड़ी खुश होती हैं दोनों। अब गोंगसू कहती है, नानी मैं असल में आपकी पोती नहीं हूँ। दोस्तों ये सुनकर नानी एकदम से चुप हो जाती है। गोंगसू तो डर रही होती है कि न जाने नानी क्या कहने वाली है अब, पर नानी कहती है, ये तो मुझे पहले से पता था गोंगसू। दोस्तों गोंगसू की कुछ समझ में नहीं आता। असल में दोस्तों नानी की बेटी ने जिस आदमी से शादी की थी ना, उसकी अपनी पहली पत्नी के साथ एक बेटी थी, और वही बेटी है गोंगसू। उस दिन जब नानी ने गोंगसू के सर पर चिपका धागा निकाला तो उस समय गोंगसू बहुत डर गई थी कि नानी कहीं मुझे मारने के लिए हाथ तो नहीं उठा रही। पर नानी को उसी वक्त पता चल गया था कि उनकी बेटी गोंगसू को बहुत मारती थी, क्योंकि आखिर गोंगसू उसकी बेटी थी ही नहीं, लेकिन दोस्तों जिना उसकी अपनी बेटी थी। अब नानी पूछती कि बेटा क्या मेरी बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा मारती थी? वो कहती है कि हाँ, वो मुझे बहुत बुरी तरह मारती जरूर थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। जब वो बहुत बीमार पड़ गई तब उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दे दिया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिना को लेकर आपके पास चली जाऊं। स्कूल में जब आपने उस आंटी से कहा कि मैं आपका खून हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं आपका खून नहीं हूँ नानी, मैं तो कोई और ही हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं तो बता दीजिए नानी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, आपको और परेशान नहीं करूंगी। दोस्तों उसकी बातों में छुपी मासूमियत देखकर नानी इमोशनल हो जाती है और कहती है, खून दूसरे का हुआ तो क्या हुआ बेटा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम मेरी ही पोती हो और हमेशा रहोगी मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कुछ भी कह लें। बेटा फिर कभी ऐसी बात मत करना, चलो अब सो जाओ। इतने दिन से गोंगसू का दिल बहुत भारी था दोस्तों, क्योंकि उसने नानी को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आज वो एकदम हल्का महसूस करती है और खुशी से सोने भी चली जाती है। अगले दिन गोंगसू और नानी जिना को लेकर वैक्सीनेशन के लिए उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां फ्री में हो रहा था दोस्तों वैक्सीनेशन। गोंगसू उसका फॉर्म भर रही होती, तभी एक औरत आकर नर्स से पूछती है, क्या ये साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन तो नहीं है? मेरे बच्चे को बिना साइड इफेक्ट का वैक्सीन लगाइए प्लीज। और तभी गोंगसू भी पूछती है कि आप मेरी बहन को कौन सा लगा रही हैं आप, उससे भी बिना साइड इफेक्ट वाला लगाइए। पर दोस्तों यहाँ पर नर्स कहती है, बेटा उसके पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे? अरे तो क्या जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें आप वो साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन लगाएंगे? इतने में दोस्तों नानी आ जाती है और कहती है कि बेटा इनसे क्यों लड़ रही हो, इन लोगों का बड़ा दिल है जो ये लोग हमें फ्री में दे रहे हैं, ये लोग जो वैक्सीन लगाते हैं लगाने दो। ये सब कुछ एक डॉक्टर देख रही होती है। तभी वहां पर एक बेबी नीचे गिरकर सो रही होती है।
गोंगसू देखती है कि ये तो जिना है। असल में नानी ने गलती से किसी और बच्चे को उठा के रखा हुआ था दोस्तों। गोंगसू जल्दी से जाकर उसको उठा लेती है। जिना की नाक पर चोट लगी हुई है दोस्तों और खून निकल रहा होता है। बहुत रोती है वो भी। गोंगसू बिल्कुल तड़प उठती है कि मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया। फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करती है। नानी तो खुद को कोसने लग जाती है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अपनी पोती को पहचानने में गलती कैसे हो गई। तब डॉक्टर देखती है कि जिना के पेट में रशस हैं दोस्तों। वो पूछती है कि ये रशस कब से हैं। नानी बताती है सुबह तो कुछ नहीं था, अभी अभी दिखाई दे रहा है ये। डॉक्टर अब उनको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर करती है दोस्तों, जहां उसका हस्बैंड एक चीफ डॉक्टर होता है। वो जिना को चेक करके बताता है कि जब हमें चोट लगकर खून निकलता है तो वो क्लॉट बन जाता है, जिससे थोड़ी देर में खून रुक जाता है। लेकिन इस बच्ची का खून क्लॉट नहीं होता और इसीलिए अगर उसके चोट लग गई तो खून रुकेगा नहीं। हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि कभी इसको चोट ना लगे। ये एक रेयर कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। तो जिना को कुछ दिन दोस्तों इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का वो एक भी पैसा नहीं लेता दोस्तों। इतना बढ़िया डॉक्टर होता है। असल में इनका और उस लेडी डॉक्टर की शादी के बाद उनका एक बच्चा हुआ था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से वो चल बसा। इसीलिए ये लोग जरूरतमंद लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री वैक्सीनेशन भी इसी वजह से दे रहे हैं दोस्तों। गोंगसू हॉस्पिटल में जिना की देखभाल करती है। नानी तो न जाने कहाँ चली गई है दोस्तों। इतने में यूराम आता है, जिसको देखते जिना बहुत रोती है। गोंगसू भी कहती है कि अरे तुम्हारा मुंह देखकर रो रही है, थोड़ा दूर जाओ प्लीज। फिर वो लोरी सुनाकर जिना को शांत करती है दोस्तों। यूराम कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो, मुझे भी गाना सिखाओ ना। इतने में अनाउंसमेंट होता है कि एक बुजुर्ग औरत रिसेप्शन में है, उसे कुछ याद नहीं है कि वो किससे मिलने आई है। गोंगसू तुरंत भागकर रिसेप्शन में जाती है तो वहाँ नानी खड़ी होती है। गोंगसू उनसे सवाल पे सवाल करती है कि कहाँ चली गई थी नानी आप, इतनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ, बताओ कुछ बोलती क्यों नहीं आप। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये बहुत देर से यहाँ पर खड़ी है, ये ना अपना नाम बता रही है और ना ही अपने किसी घर वाले का नाम बता रही है। इस पर तो दोस्तों नानी उस पर चिल्ला देती है कि अच्छा तुम्हें सब याद रहता है क्या, बढ़िया है मुझसे सवाल करने वाले। कहकर वो गोंगसू को लेकर जाने लगती है दोस्तों, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसे कुछ होश ही नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। ये देखकर गोंगसू को एहसास हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असल में नानी अचानक से भूल जाती है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। उनकी याददाश्त तेजी से कमजोर होती जा रही है दोस्तों। बेचारी गोंगसू, एक और जिना की देखभाल करनी पड़ रही है, दूसरी ओर नानी का भी ख्याल रखना पड़ता है उसको। घर जाकर वो दोनों सो जाती हैं, लेकिन गोंगसू नहीं सोती दोस्तों, दोनों को देखकर बैठी रहती है। अगले दिन टीचर सबको अपना निबंध पढ़ के सुनाने को कहती है, तो गोंगसू अपना निबंध पढ़ती है कि एक जंगल में एक डॉग फैमिली रहती थी, मम्मी पापा और उनकी एक छोटी पप्पी। एक दिन पप्पी को भूख लगी तो मम्मी और पापा उसके लिए खाना ढूंढने गए, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आए क्योंकि उन्हें एक शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया था। पप्पी इंतजार कर करके थक गई और रोने लगी। वो अपने पेरेंट्स को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने लगी। उन शिकारियों ने पप्पी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पप्पी तेज भागने लगी। पर छोटी बच्ची थी ना, कितनी दूर भागती। वो थक गई, भूख भी बड़ी जोर की लगी थी, तो बेचारी रास्ते में सिकुड़ कर गिर गई। तब वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई, जिनके पास न ढंग के कपड़े थे और ना कोई खाना। वो भी बहुत भूखी थी, पर वो पपी को उठाकर अपने घर लेकर गई और उनके पास जो बचा कुचा खाना था उसे खुद भी खाकर और पपी को भी देकर अपनी भूख मिटाई और पपी की भी। पर जानते हैं उन्होंने पपी से क्या कहा? उन्होंने कहा, वेलकम टू आवर फैमिली। इस तरह होता है दोस्तों गोंगसू की फैमिली नाम के निबंध का अंत। सारे बच्चे खूब क्लैप करते हैं क्योंकि गोंगसू ने बहुत अच्छा लिखा था और कहानी सबको बड़ी पसंद आई। यहाँ तक कि सुखी जो गोंगसू से चिढ़ती थी वो भी क्लैप करती है कि कहानी ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी अच्छी जरूर थी। पर दोस्तों सिर्फ गोंगसू जानती है कि ये महज कहानी नहीं बल्कि उसकी लाइफ की सच्चाई है। नानी हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड्स के साथ वही गैम्बलिंग वाला गेम खेल रही होती है दोस्तों, हालांकि उनकी याददाश्त पूरी तरह नष्ट हो रही है। घर पर गोंगसू कैमरे से अपनी बहन जिना की फोटोज क्लिक कर रही होती है। तभी यूराम आकर बताता है कि तुम्हारी नानी वहाँ अपनी दोस्त से लड़ रही है। गोंगसू घबरा कर वहाँ पर जाती है तो नानी टैटू वाली अपनी फ्रेंड से लड़ रही होती है कि इतने दिन से तुम लोग मेरे साथ खेल रही हो और आज मुझे पता चला है कि तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। पर नानी की फ्रेंड कहती है कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो, इसलिए ये गेम भूल गई हो तुम। वो गोंगसू से भी कहती है कि बेटा एक काम करो, अपनी बहन को लेकर कहीं और चले जाओ, वरना किसी दिन तुम्हारी नानी बेबी को उठाकर कहीं फेंक देगी और फिर भूल भी जाएगी कहाँ रख दिया। दोस्तों ये सुनकर नानी गुस्से में अपनी फ्रेंड को मारकर वहां से चली जाती है। इनकी याददाश्त तो अचानक से चली जाती है दोस्तों। तभी तो हॉस्पिटल में ये जिना समझकर किसी और को उठाकर घूम रही थी। रात को नानी कपड़े धो रही होती है और गोंगसू से पूछती है कि बेटा क्या तुम और तुम्हारी बहन अकेली रह लोगी? नहीं नानी, मैं अकेली बेबी को कैसे संभालूंगी, आप मैं और बेबी तीनों साथ ही रहेंगे ना। नानी कहती है बेटा तुमने देखा ना कि मैंने उस औरत को कैसे मारा, उस बेचारी का खून निकलने लगा था। बेटा मेरी इस याददाश्त की प्रॉब्लम के कारण मुझे अक्सर कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ।
डॉक्टर ने कहा है कि बेबी को चोट नहीं लगनी चाहिए, कहीं मेरी वजह से उसको चोट ना लग जाए, बस मुझे इसी बात का डर है। नानी, हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं सब कुछ भूल जाती हूँ गोंगजू। तो आप कहना क्या चाहती है नानी? हमें छोड़कर आप चले जाएंगी क्या? नहीं, मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए नानी, हम साथ ही रहेंगे, मैं बता रही हूँ। और मैं आपका और जिना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आगे से कभी भी हमें छोड़कर जाने की बात मत करना। इस तरह गोंगसू जरा ऊंची आवाज में बोल देती है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो नानी की हालत को पूरी तरह समझ सकती है, इसलिए जिना को उनके पास छोड़कर स्कूल जाने के बजाय वो उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाती है। वहाँ बेचारी बहुत देर उसे पीठ पर लेकर सुलाने की कोशिश करती है। तब युराम को एक आइडिया आता है और वो जाता है सुखी के पास। वो अपने साइज का पिज्जा जैसा कुछ खा रही होती है दोस्तों। युराम कहता है कि तुम इतना खाती रहोगी तो मोटी हो जाओगी, लेकिन मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, बता रहा हूँ। गोंगसू को देखो कितनी पतली है, तुम रोज जिना को थोड़ी देर उठाओगी तो गोंगसू की तरह पतली हो जाओगी और फिर तुम मुझे अच्छी लगने लग जाओगी। दोस्तों, वो भी शपथ ले लेती है कि मैं पतली होकर दिखाऊंगी और फिर वो जिना को उठाकर सुलाने में पूरी मेहनत लगाती है। उसके पसीने छूट जाते हैं। वैसे इसी बीच होता यह है कि गोंगसू को थोड़ा मौका मिल जाता है आराम करने का। फिर वो घर आती है तो नानी थोड़ी देर जिना को देख लेती है। असल में नानी जो रुमाल बेचती है ना, उन पर वो खुद का थोड़ा डिजाइन भी करती है। तो वो अपना काम कर ही रही होती है, लेकिन चश्मा उतार कर एक और रख देती है, क्योंकि इस चश्मे से उनकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर बदकिस्मती से देखो, उस चश्मे पर सूरज की रोशनी गिरती है और वो सीधा जिना के हाथ पर फोकस करता है। दोस्तों, उसका हाथ जल जाता है, लेकिन नानी को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहता और वो सब कुछ भूल कर चली जाती है। फिर जब गोंगसू को पता चलता है ना, तो वो जिना को लेकर अंकल और युराम के साथ हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर जिना को एडमिट करने को कहते हैं क्योंकि सीरियस मामला था। अब गोंगसू बेचारी करे तो करे क्या करे। जब नानी को पता चलता है तो वो तो एकदम मायूस होकर बैठ जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया। फिर अंकल भी कहता है कि छोड़ो ना नानी, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। पर नानी कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी वजह से इन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मुझे अब एक फैसला करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर दोस्तों, उस लेडी डॉक्टर और उनके हस्बैंड को दिखाते हैं जो कि बड़े हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर है। वाइफ तो जिना को गोद लेना चाहती है क्योंकि वो दिखने में इनके बच्चे की तरह दिखती है, जो अब इस दुनिया में है नहीं। दोस्तों, पहले तो डॉक्टर ना कर देता है, लेकिन फिर अपनी वाइफ की हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ युराम और सुखी हॉस्पिटल आते हैं। युराम कहता है कि तुम्हारे बिना स्कूल बहुत बोरिंग लगता है गोंगसू, तुम कब आओगे स्कूल? अरे जब ठीक हो जाऊंगी तभी तो आप आऊंगी ना, कैसी बात कर रहे हो तुम? ठीक है गोंगसू, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो जब मन करे तब मुझे बता देना। तो वो कहती है कि तुम दोनों कुछ देर के लिए जिना को देख लोगे क्या? मैं नानी को देख कर आती हूँ, उनको क्या हो गया है। वो भी कहता है कि ठीक है, हम देख लेंगे, तुम जाओ। गोंगसू भी दोस्तों घर की ओर निकल जाती है। घर पर नानी अंकल से कहती है मैंने इन दोनों को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर लिया है। अंकल भी कहता है कि हाँ, फैसला तो अच्छा है। जिना का तो फिर भी ठीक है, वो छोटी है, किसी भी परिवार में पल सकती है, लेकिन गोंगसू वो कभी आपसे अलग होने के लिए नहीं मानेगी। हाँ मुझे पता है वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन पहले जिना को गोद देंगे, फिर मैं गोंगसू को भी मना लूंगी। तभी दोस्तों गोंगसू आती है और स्माइल नानी कहकर एक फोटो क्लिक करती है और नानी एकदम उदास बैठी होती है। अरे अंकल, आप भी यहाँ पर है क्या? रुको, मैं सबके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। ये कहकर दोस्तों वो खाना बनाती है और सभी मिलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब अंकल उसे बताते हैं कि बड़े डॉक्टर जिना को गोद लेना चाहते हैं। ये सुनकर गोंगसू गुस्सा हो जाती है दोस्तों कि वो मेरी बहन है, मैं उसे किसी और को क्यों दूंगी? अंकल कहता है बेटा, जिना को इलाज की जरूरत है जिसमें बहुत पैसे लगेंगे, हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते। और तो और जिना बड़ी होगी तो उनके घर में खुश रहेगी, उसको एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी, समझा करो बेटा। पर गोंगसू नानी से कहती नानी आप तो मना कीजिए प्लीज। नानी दोस्तों चुप रहती है तो गोंगसू कहती है अच्छा, तो आप दोनों ने फैसला भी कर लिया है। नहीं, पर मैं अपनी बहन को कभी किसी और को नहीं दूंगी, समझ लो बस। ये कहकर दोस्तों वो तुरंत वापस हॉस्पिटल जाती है और जिना से कहती है फिक्र मत करो बेबी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर मैं, तुम और नानी तीनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। फिर वो जिना के लिए एक बोतल में दूध का पाउडर लेकर गर्म पानी भरने जाती है। वहाँ कुछ नर्सेस बात कर रही होती हैं कि उस वार्ड में जो बच्ची है जिना, उसके लिए डॉक्टर कितना कुछ कर रहे हैं। अगर ये लोग उसका ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में कराते तो बहुत खर्चा करना पड़ता है इन लोगों को, लेकिन हमारे डॉक्टर तो फ्री में इलाज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इन बातों को सुनते सुनते गोंगसू को ध्यान ही नहीं रहता कि बोतल भर गया। गर्म पानी उसके हाथ पर गिर जाता है और वो जलन के मारे बोतल नीचे गिरा देती है। इस सीन में हमें ये समझना होगा दोस्तों, जिस तरह जिना का ये फीडिंग बोतल गोंगसू के हाथ से गिर गया था ना, उसी तरह जिना भी अब गोंगसू के हाथ से निकलने वाली है। फिर गोंगसू वार्ड में जाकर जिना को देखती है। उसे अब लगता है कि शायद मैं जिना की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती अब। अगर ये डॉक्टर के घर में उनकी बेटी बनकर रहेगी तो इसे पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छी लाइफ भी मिलेगी। इस तरह दोस्तों वो जिना को गोद देने के लिए लगभग अपना मन बना चुकी होती है।
दूसरी ओर नानी घर पर गोंगसू के लिए खाना बनाती है और फिर उन्हें गोंगसू को खाना देने जाना होगा जो कि हॉस्पिटल में है। वो बहुत बढ़िया खाना तैयार करके रखती है, लेकिन उसके बाद उनको याद ही नहीं होता दोस्तों कि उन्हें खाना लेकर कहाँ किस हॉस्पिटल में जाना है। वो सारा खाना खुद ही खाकर सो जाती है। रात को अचानक उन्हें याद आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, गोंगसू को खाना तो दिया ही नहीं, बेचारी गोंगसू भूखे पेट हॉस्पिटल में होगी। दोस्तों यहाँ नानी को खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे क्या हो गया है, मेरी प्रॉब्लम की वजह से न जाने मेरी बच्चियों को और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, मैं ऐसे कैसे सो गई। ये सोचकर वो खुद को मारने लग जाती हैं। दोस्तों हॉस्पिटल में गोंगसू जिना के पास लेटी होती है। जिना ने दूध पी लिया था, लेकिन गोंगसू ने कुछ नहीं खाया होता, पर फिर भी वो अपनी नानी की हालत अच्छी तरह जानती है दोस्तों कि नानी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। सोचती है कि नानी पक्का भूल गई होंगी खाने के लिए। यहाँ नानी अपनी उसी टैटू वाली फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था उस दिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, और ये मेरा सिल्वर रिंग है, इसे रख लो और मेरे हाथ में बस एक टैटू लगा दो प्लीज। यहाँ हॉस्पिटल में दोस्तों गोंगसू चीफ डॉक्टर का वेट कर रही होती है। वो पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्यों वेट कर रही हो। वो दोस्तों रोते हुए डॉक्टर को देखती रहती है बस। अगले सीन में गोंगसू नानी के लिए एक नया चश्मा खरीद कर घर जा रही होती है। रास्ते भर वो बहुत रोती है। घर जाकर वो नानी के पास चश्मा रखती है। नानी सो रही होती है। गोंगसू कहती है मैं आपके लिए नया चश्मा लेकर आई हूँ नानी, अब आप साफ देख सकेंगी और नीचे नहीं गिरेंगी। और हाँ नानी आप ठीक कहती थी, हमारी जिना डॉक्टर के घर में खुश रहेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी होगी, उसका अच्छा इलाज भी होगा। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि हम जिना को गोद दे देंगे और वो भी चीफ डॉक्टर और उनकी वाइफ को। पर आप फिक्र मत करना नानी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर दोस्तों गोंगसू चले जाती है। लेकिन पता है नानी उस तरफ मुड़कर सारी बातें सुन रही थी और उनका दिल टूट जाता है, बहुत इमोशनल होती है वो। अगले दिन युराम और सुखी हॉस्पिटल आते हैं। जिना को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। तो युराम और सुखी कहते हैं कि अपनी बहन के बिना तुम कैसे रहोगी। तभी दोस्तों सुखी भी कहती है कि अब मैं अपना वेट कम कैसे करूंगी, मुझे तो जिना बेबी चाहिए चाहिए। गोंगसू कहती है कैसी बातें कर रहे हो, डॉक्टर जिना का अच्छा इलाज करेंगे, उसको ठीक कर देंगे, उनके घर में जिना को कोई दुख नहीं होगा, वो बहुत खुश रहेगी वहाँ, वो खुश रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, चलो अब हमें चलना चाहिए। युराम कहता है कि थोड़ी देर में जिना को यहाँ लेने आएंगे, उसको एक बार देख कर चलते हैं ना। पर गोंगसू कहती नहीं, उसको यहाँ लाने के बाद थोड़ी देर में डॉक्टर उसको अपने घर लेकर जाएंगे और मैं अपनी बहन को अपने से अलग होते हुए नहीं देख पाऊंगी। ये कहकर दोस्तों गोंगसू बाहर चले जाती है और एक जगह बैठकर खाना खाती है। पता है उस पेपर में एक छोटी लड़की का मिसिंग नोटिस होता है, जिसको देखकर गोंगसू को अपनी बहन की याद आ जाती है और वो आखिरी बार उसे देखने के लिए भागती है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर जिना को अपने घर लेकर जा चुके थे। गोंगसू को बड़ा दुख होता है ये देखकर। नानी भी उसके पीछे खड़ी होती है, उन्हें भी बड़ा दुख होता है। वो वहां से जाने ही लगती हैं और रास्ते भर बड़बड़ाती हैं कि अगर मेरी ये हालत नहीं हुई होती तो हम जिना को अपने साथ रख लेते बेटा, मेहनत मजदूरी करके मैं उसका इलाज करवाती, लेकिन क्या करो मेरी किस्मत ही खोटी है। बेचारी मेरी बच्ची गोंगसू, इस छोटी उम्र में पता नहीं उसे और कितना कुछ झेलना पड़ेगा। गोंगसू और नानी घर पर खा रही होती है। अचानक नानी सारा खाना नीचे गिरा देती है और गोंगसू को डांटती है कि अपनी बहन को गोद देकर तुम चैन से कैसे बैठ सकती हो बेटा, तुम मेरा खून नहीं हो, अभी जाओ और डॉक्टर के घर से मेरी पोती को लेकर आ जाओ और तुम इस घर से निकल जाओ। दोस्तों गोंगसू एकदम शांत रहती है और कहती नानी शायद आप गुस्से में हैं, ये खाना खा लीजिए प्लीज। लेकिन नानी गुस्से में गोंगसू का हाथ काटने लग जाती है दोस्तों। इतने में अंकल आकर उसको बचा लेता है और कहता है बेटा तुम स्कूल जाओ, मैं नानी से बात कर लूंगा। अंकल भी दोस्तों उनको रोक कर कहता है कि आप क्या कर रही है। बेटा मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी चमड़ी में जान नहीं रही, फिर भी मुझे इतना दर्द हो रहा है, सोचो उस मासूम के हाथों में कितना दर्द हो रहा होगा। पर पता है मैं ये सारी चीजें क्यों कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि उससे मुझसे नफरत हो जाए और वो अपनी बहन के साथ उस डॉक्टर के घर में जाकर रहने लग जाए और वहाँ खुश रहे वो। दूसरी ओर गोंगसू कैमरे से हर जगह फोटोज क्लिक करने लग जाती है दोस्तों। तब वहाँ चीफ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं तुम चाहो तो मेरे घर में आकर अपनी बहन को देख सकती हो। लेकिन दोस्तों गोंगसू मना कर देती है। डॉक्टर बताते हैं कि जिना की जो मेडिकल कंडीशन है उसके इलाज के लिए हमें उसको अमेरिका ले जाना होगा, वहाँ कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो जिना का अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या तुम हमारे जाने से पहले जिना को एक बार देखना चाहोगे। दोस्तों गोंगसू बिना कुछ कहे घर आ जाती है, पर वहाँ नानी अपना बैग वगैरह पैक करके बैठी होती है। गोंगसू पूछते हैं कि कहाँ जा रही है नानी आप। वो कहती है मैंने तुम्हें घर से निकलने को कहा था पर अब तुम नहीं, मैं जाऊंगी इस घर से। गोंगसू दोस्तों उनके बैग्स छीन लेती है और कहती है मैं कहीं नहीं जाने दूंगी नानी आपको। लेकिन नानी भी गुस्से में बैग छीनती है और अपना नया चश्मा उतार कर गोंगसू पर फेंक देती है। लेंस टूटकर गोंगसू के चेहरे पर एक लकीर खिंच जाती है दोस्तों। बेचारी गोंगसू करे तो करे क्या करे, आखिर अपनी बहन को देखने वो डॉक्टर के घर चली जाती है। दरअसल डॉक्टर ने गोंगसू के लिए यहाँ एक कमरा तैयार किया हुआ है दोस्तों।
गोंगसू को उस कमरे में लेकर जाते हैं। गोंगसू उस कमरे की फोटो खींचने के लिए कैमरा निकालती है तो एक फोटो फिसल कर बेड के नीचे चला जाता है और तभी डॉक्टर कपल आते हैं और बताते हैं, हमें पता है बेटा तुम अपनी बहन से अलग नहीं रह सकती, इसलिए हमने ये कमरा तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम चाहो तो यहीं हमारे साथ रह सकती हो, फिर हमारी एक नहीं दो बेटियां होंगी। तुम यहाँ पर रहोगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन दोस्तों गोंगसू बिना कुछ कहे वापस घर आ जाती है। नानी अब उसको अपने बाल धोने को कहती है तो गोंगसू खुशी से उनके बाल धोती है। तब नानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम किसी भी हाल में मुझे छोड़कर नहीं जाओगी बेटा, लेकिन तुम्हारी भी अपनी एक लाइफ है बेटा। दूसरे बच्चों की तरह ये तुम्हारे हंसने खेलने की उम्र है और मेरी जो मेडिकल कंडीशन है उसके लिए मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए, वहाँ वो मेरी पूरी देखभाल कर लेंगे। तुम एक काम करो, उस डॉक्टर कपल के घर चले जाओ, वो अच्छे लोग हैं, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेंगे वो। गोंगसू का दिल बहुत भारी हो जाता है दोस्तों, उसकी आंखें आंसू से भर आती हैं। अगले ही दिन नानी हॉस्पिटल जाने को हो जाती है तैयार। गोंगसू बाहर नहीं आती। नानी कहती है उसको रहने दो, वो धीरे धीरे समझ जाएगी कि मैं जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। नानी भी दोस्तों बहुत दुखी होकर निकलती है क्योंकि उनकी जान उनके पास है ही नहीं। नानी की जान तो गोंगसू और जिना के पास बसती है, इसीलिए गोंगसू एक कोने में बैठकर बहुत रोती है दोस्तों। वो जिना को जो लोरी सुनाती थी वही लोरी गाकर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो डॉक्टर के घर जाती है जहाँ वो उनकी बेटी बनकर रहती है। लेकिन जब वो स्कूल जाती है ना तो उसे नानी की बहुत याद आती है। फिर वो अपने कमरे की सफाई करती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम यहाँ रहती हो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, यहाँ तुम हंस सकती हो, खेल सकती हो, गुस्सा आए तो मुझसे लड़ सकती हो, ये तुम्हारा घर है। गोंगसू कहती है, मुझे क्लीनिंग करने का मन किया इसीलिए कर रही हूँ। माँ भी कहती है, ठीक है जल्दी खत्म करके नीचे आ जाओ, सभी मिलकर खाना खाएंगे। तभी दोस्तों क्लीनिंग के दौरान गोंगसू को बेड के नीचे वो फोटो मिल जाता है, यानी नानी का वो आखिरी फोटो है दोस्तों जो गोंगसू ने क्लिक किया था, जिसमें नानी एकदम उदास बैठी थी। गोंगसू को नानी की याद आ जाती है और वो उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ नानी गई है, पर वो अपने कमरे में नहीं होती। गोंगसू घबरा कर बाहर जाती है तो नानी वहाँ बैठकर अपना डिजाइन कर रही होती है। तब गोंगसू उनके पास जाकर कहती है, नानी मैं आ गई हूँ। नानी कहती है, तुम कौन हो बेटा और रो क्यों रही हो? गोंगसू दोस्तों तड़प उठती है कि क्या नानी मुझे भी भूल गई है अब। नानी पूछती है, तुमने अपने पेरेंट्स को कहीं मिस तो नहीं कर दिया बेटा? जाओ यहाँ वहाँ होंगे कहीं ढूंढ लो। गोंगसू दोस्तों और रोती है और कहती है, नहीं मैंने अपनी नानी को मिस कर दिया। तो दोस्तों नानी उसके पास आकर कहती है, नहीं बेटा रो मत, मैं तुम्हारी नानी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोंगसू है नानी, गोंगसू। नानी कहती है, गोंगसू का मतलब प्रिंसेस होता है ना? तो मैं ये नाम कभी नहीं भूलूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में मैंने गोंगसू और जिना इन दोनों नाम के टैटू करवा के रखे हुए हैं। दोस्तों ये सुनकर गोंगसू पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसको एक बार फिर एहसास हो गया है कि नानी उससे कितना प्यार करती है। वो गोंगसू को सीने से लगाकर उसके लिए वही लोरी सुनाती है दोस्तों जो गोंगसू जिना को सुनाया करती थी। नानी को ये लोरी बखूबी याद है लेकिन और चीजें नहीं। गोंगसू बहुत रोती है। अब जब गोंगसू घर आती है तो डॉक्टर कपल उससे कुछ नहीं पूछते क्योंकि वो जानते हैं कि गोंगसू कहाँ गई होगी। वो कुछ भी पूछकर उसे और परेशान नहीं करना चाहते। अगली सुबह वो नाश्ते पे गोंगसू का इंतजार कर रहे होते हैं पर वो नहीं आती दोस्तों। डॉक्टर कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ वो होती नहीं। उसने एक खत छोड़ा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ रहकर बड़ी खुश थी लेकिन मैं नानी को छोड़कर नहीं रह सकती क्योंकि मेरी नानी की हालत ऐसी है कि वो ये भी भूल गई है कि मैं कौन हूँ। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनके बाल धोती थी, उनको नहलाती थी, उनकी नजर कमजोर है तो मैं उनके लिए सुई में धागा डालकर देती थी। अपनी नानी के लिए मैं खाना बनाती थी, उनके लिए पानी गर्म करके देती थी। मैं अपनी नानी के लिए ये सब फिर से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चली गई और आज के बाद जिना को कभी मैं देखने नहीं आऊंगी क्योंकि अब से वो आपकी बेटी है। मुझे पता है कि आप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे तो अब से मेरे लिए नानी सब कुछ है। डॉक्टर भी समझ जाती है दोस्तों कि अब गोंगसू को दोबारा यहाँ लाने की कोशिश करना ही बेकार है, इसलिए वो गोंगसू के फैसले की इज्जत करते हैं और उससे फिर नहीं मिलते। और जैसा गोंगसू ने कहा था वो अपनी नानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नानी को कभी कभी सब याद तो आता है लेकिन कभी कभी वो सब भूल जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। नानी की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है और वो बिस्तर पर लेटी होती है। कहती है, बेटा उस दिन जो हमने गेम खेला था याद है तुम्हें? वो फिर से खेलें क्या? गोंगसू कहती है, ठीक है नानी खेलते हैं। तो बेटा वो टेबल ड्रॉर खोलो, मैंने वहाँ एक सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए। गोंगसू खोलती है दोस्तों तो उसमें गोंगसू की माँ की अस्थि होती है। आपको याद होगा शुरुआत में नानी के हाथ से जो गिरकर टूट गया था ना, उसे नानी ने पूरा चिपका कर रखा हुआ था। उसके नीचे एक व्हाइट कलर का स्टोल होता है। नानी बताती है उसमें मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया है, उसको ले लो तुम। ऐसा ही एक और स्टोल मैंने तुम्हारी बहन के लिए भी बनाया था, वो मैंने डॉक्टर को दे दिया है। पर क्या तुम्हें बात जानती थी? गोंगसू कहती है, नहीं नानी मैं नहीं जानती थी, आप जीत गई इस बार, अब मेरी बारी। जब आप सो रही थी ना तो मैंने आपके गाल पे 5 बार किस किया, क्या आपको पता था? नहीं बेटा गोंगसू मुझे पता ही नहीं चला, इस बार तुम जीत गई, अब मेरी बारी। कई दिन पहले की बात है, मेरे घर के आगे एक छोटी लड़की अपनी छोटी बहन को पीठ में लेकर बैठी हुई थी।
वो सो रही थी। उन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या ही बताऊं। उससे पहले तक तो मैं अकेले ही उठती थी, अकेले खाती थी, अकेली सोती थी, एकदम बेमतलब की जिंदगी जी रही थी मैं। पर पता है, उनके आने के बाद मुझे सहारा ही नहीं, साथ मिल गया। उन बच्चों ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। मुझे तब पता चला कि मेरी लाइफ का भी कोई मतलब है। मुझे उन दोनों से बेहद प्यार था, लेकिन मैंने उन्हें कभी ये बताया ही नहीं। दोस्तों, गोंगसू को रोना आ जाता और वो कहती, नानी इस बार आप हार गई। आपको देखते ही मुझे पता चल गया था कि आपको हम दोनों से बहुत लगाव हो गया है। आप हमें अपने साथ ही रखेंगी, मुझे पता चल गया था। हाँ बेटा, मैं हार गई। और मुझे इसका क्या पनिशमेंट मिलेगा अब? पनिशमेंट यह है नानी कि आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी, और वो भी एंड तक। फिर गोंगसू दोस्तों उनको वही पपी वाली कहानी सुनाती है जो उसने अपने स्कूल में सुनाया था। कहानी के बीच में नानी आंखें बंद कर लेती है और फिर अपनी आखिरी सांस ले लेती है। दोस्तों, गोंगसू से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो नानी के पास लेटकर बहुत ज्यादा रोती है। इस तरह कुछ साल बीत गए और गोंगसू अकेली ही रह रही है। दोस्तों, उसने अपनी बहन जीना से मिलने की कभी कोशिश नहीं की और अब गोंगसू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुकी है और अपनी फोटोज की एग्जीबिशन के लिए वो तैयार हो रही है। आखिर में वो अपनी नानी का दिया हुआ वो व्हाइट स्टोल पहन लेती है और यही हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की आते हैं। इन्हें पहचाना आपने? अरे वही गोल मटोल युराम और खाने में एक्सपर्ट सुखी है। दोनों की शादी हो चुकी है वैसे। अरे गोंगसू, और कितनी देर लगाओगे, जल्दी चलो। तीनों दोस्तों एग्जीबिशन के लिए निकलते हैं। बड़े बड़े लोग आखिरकार गोंगसू की फोटोज को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। सबके जाने के बाद गोंगसू वहाँ पर अकेली होती है और तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है, आखिर दीदी मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। गोंगसू मुड़कर देखती है तो उस लड़की ने भी सेम स्टोल पहना होता है जिस पर एक प्रिंसेस वाली डिजाइन बनी होती है। दोस्तों, और यही प्रिंसेस वाली डिजाइन गोंगसू के स्टोल पर भी है। ये दोनों पता है नानी ने बनाई थी। इतने साल बाद अपनी बहन को देखकर गोंगसू खुशी से उसको गले लगा लेती है। गोंगसू की फोटोज में एक फोटो होता है जिसे सबने बड़ी तारीफ करी होती है और वो सभी को बड़ा पसंद आया होता है। उसमें गोंगसू, उसकी नानी और जिना बेड पर लेटी हुई थी। दोस्तों, उस दिन जब नानी ने कहा था ना कि बेटा मैं पहले से जानती थी कि तुमने मेरी बेटी की कोख से भले ही जन्म न लिया हो, लेकिन तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हें अपनी पोती मान लिया। उस दिन गोंगसू को तसल्ली हुई क्योंकि वो परेशान थी कि वो नानी से अपनी असलियत को छुपा रही है। उस रात वो बड़ी खुश थी और उसने नानी से कहा, नानी एक बार स्माइल करिए। नानी ने स्माइल किया और तब उसने फोटो क्लिक किया था दोस्तों, जिसमें उन दोनों के पास नन्ही सी जिना सो रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ और गुड फील के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, लगनी तो चाहिए ना, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।